हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी उत्साहित है और उसकी नजरें महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव पर आ टिकी है। इन्हीं दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने की उम्मीद है। इन 10 में से एक सीट एक विधायक की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है, तो बाकी 9 सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हो गई हैं। ये उपचुनाव योगी सरकार और बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये बात हर कोई कह रहा है और खुद बीजेपी इस बात को समझती है। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। सपा ने उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा काफी पहले ही कर दी है। बीजेपी से काफी पहले इन उम्मीदवारों का ऐलान होने से लगता है कि समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है और प्रत्याशियों को समय देना चाहती थी ताकि वो तैयारी भी कर सके। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार के लिए अच्छे उम्मीदवारों की कमी को एक बड़ी वजह बताया गया था। इसलिए इस बार टिकट फाइनल करने में बीजेपी ने थोड़ा वक्त लगाया है और सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी हो इस फैक्टर पर काम करने का प्रयास किया गया है। इससे पहले आपको पता है कि सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी। इन सुपर 30 वाली कमेटी की फीडबैक के आधार पर ही टिकट के लिए पैनल तैयार किया गया था। योगी सरकार के मंत्रियों ने इन 10 विधानसभा सीटों पर जाकर के पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं से खूब फीडबैक लिया, जानकारी ली और उसके बाद एक मोटे तौर पर एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन पार्टी को दिया गया। फिर कोर कमेटी की बैठकें हुई, हर सीट पर 3-3 प्रत्याशियों के नामों का एक पैनल तैयार किया गया हाल में और उसके बाद इसको दिल्ली केंद्रीय कार्यालय भेज दिया गया। और दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश की टीम और केंद्रीय टीम बैठ करके उन्होंने तय कर लिया है कि इन 10 सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लगभग ये तय हो गया है, सिर्फ नाम की घोषणा होनी है। ये भी इंतजार किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी क्या जो 4 सीटें बची हैं उस पर वो स्वयं लड़ेगी या फिर वो कांग्रेस को देगी या फिर क्या उसकी स्ट्रैटेजी होगी। इस लिहाज से बीजेपी अपने इन 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी, जिसमें एक सीट आरएलडी को जानी लगभग तय हो चुकी है। माना जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक जाते आते प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। अब ये विधानसभा उपचुनाव में कटेहरी है, मझवा है, फूलपुर है, मिल्कीपुर है, यहाँ पर तो बीजेपी पिछड़े और दलित नेताओं पर ही चुनाव लड़ाएगी, लगभग ये भी तय हो चुका है। दिल्ली में रविवार को जो बैठक हुई है उसमें भाजपा ने इस बैठक में कटेहरी, मिल्कीपुर और मझवा सीट को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षित सीट होने की वजह से मिल्कीपुर से कोई दलित चेहरा तो उतरेगा, साथ ही साथ कटेहरी और मझवा सीट पर पिछड़े चेहरे को उतारा जाएगा। इसकी तैयारी हो चुकी है। दरअसल मिल्कीपुर और कटेहरी सीट जीतना बीजेपी के लिए अधिक प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों सीटों की जिम्मेवारी खुद अपने कंधों पर ली है। इसलिए भाजपा इन दोनों ही सीटों पर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। मिल्कीपुर सीट से ही अवधेश प्रसाद अयोध्या से लोकसभा का चुनाव जीत गए और वहां के सांसद बन गए। तो ऐसे में बीजेपी को अयोध्या में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए जोरदार प्रयास करना होगा। दिल्ली में घंटे भर चली बैठक में एक एक सीट पर जातीय समीकरण और मौजूदा मुद्दों को लेकर के खूब चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री योगी द्वारा सभी सीटों पर किए गए कार्यक्रम, विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही साथ अब तक की गई जनसभाओं की जानकारी भी दी गई। यानी टुडे एलिमेंट के साथ इन सभी 10 सीटों पर क्या क्या अब तक काम हुआ है ये भी चर्चा में शामिल हुआ, ये भी मिनट्स में शामिल हुआ। केंद्रीय नेतृत्व को 8 से 9 सीटें जीतने का भरोसा भी दिया गया है। ये बताएगा कि जो तैयारी हमारी है, हम 8 से 9 सीटें जीत सकते हैं। यानी 10 सीटों पर बीजेपी उपचुनाव लड़ेगी, जिसमें एक सीट आरएलडी को जाएगी और बीजेपी का ये प्रयास है कि सभी जीते, लेकिन 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर उसने भरोसा दिया है कि वो उनके ही खाते में आएगी। इसी बैठक में समाजवादी पार्टी और बीएसपी द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों के लिहाज से रणनीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई है। खासतौर पर उन सीटों पर चुनाव जीतने को लेकर के अधिक प्रभावी तरीके से काम करने पर सहमति बनी है, जिन पर सपा का अभी कब्जा है। बैठक में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बनने के बाद से कटेहरी और मझवा सीटों पर दावेदारी करने वाले डॉक्टर संजय निषाद को मनाने का जिम्मा भी अब प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सौंप दी गई है। डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, निषाद पार्टी, और इन दोनों ही सीटों पर उनका दावा रहा है। लेकिन अब भाजपा यहां से चुनाव लड़ेगी और ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद कुछ हद तक नाराज बताए जा रहे हैं। उनको मनाने का भी जिम्मा सीनियर नेताओं को सौंप दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हीं तीनों नेताओं से कहा कि संजय निषाद को आप जाइए, मनाइए, उनको समझाइए। इन दोनों सीटों पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दावा कर रखा है।
सूत्रों का कहना है कि भाजपा निषाद पार्टी को एक सीट दे सकती है, वह भी प्रत्याशी भाजपा के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में अधिकृत रूप से भाजपा ही वहां पर चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी हो सकता है निषाद पार्टी का हो जाए या फिर डॉक्टर संजय निषाद की पसंद का हो। हालांकि निषाद पार्टी इस फॉर्मूले पर सहमत नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। उनका कहना है कि 2022 के चुनाव में कटेहरी और मझवा निषाद पार्टी के खाते में गई थी, तो इस बार क्यों नहीं जा रही है। जबकि 2022 में मीरापुर सीट जीतने की वजह से यह सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी जा रही है, क्योंकि आरएलडी भी इस समय एनडीए में शामिल हो चुका है। तो ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि भाजपा अगर आरएलडी को दे सकती है उनकी वो सीट जो 22 में चुनाव लड़े थे, तो हम भी जिस पर लड़े थे वो सीट हमारे खाते में आनी चाहिए। अभी फिलहाल बातचीत चल रही है और कोई हल निकलेगा ऐसा उम्मीद की जा रही है, लेकिन अब लग नहीं रहा है क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा निकल चुका है। भाजपा ने प्रत्याशियों के नामों का लगभग ऐलान करने की स्थिति में अब आ गई है, तैयार हो चुकी है सूची। अब इसमें कोई फेरबदल की गुंजाइश दिख नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंद्रकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ, इन सीटों पर उपचुनाव होना। इनमें से 5 सीटें तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास थी, यानी उनके विधायक यहाँ पर जीते हुए थे। 4 विधायक थे वो सांसद बन गए। एक सीसामऊ सीट है, इरफान सोलंकी, कानपुर की एक विधानसभा सीट है, वहां से वो उनकी सदस्यता चली गई, अयोग्य घोषित हो गए, तो वो भी सीट खाली हो गई है। जबकि एक सीट आरएलडी के पास थी और एक निषाद पार्टी के पास थी, और बीजेपी के अपने सिंबल पर उनके पास 3 सीटें थी। इस तरह लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया है, उसको देखते हुए ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि योगी जी ने खुद पूरे चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रखी है। शुरुआत से लेकर के अब तक, जब तक प्रत्याशियों के नामों का चयन हुआ है, ऐलान होना बाकी है, तब तक उन्होंने गहन समीक्षा की है। क्योंकि जैसे ही लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हुए थे, उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान हुआ था, उसके बाद से तमाम लोग उनके ऊपर सवाल उठाने लगे थे, उनकी लीडरशिप को लेकर के सवाल उठाने लगे थे, उनके सरकार चलाने के तरीकों लेकर पैच उनके सरकार चलाने के तरीके को लेकर के भी सवाल उठाने लगे थे। और ये बार बार कहा जाने लगा था कि संगठन ही सर्वोच्च है, सरकार से ऊपर होता है संगठन। तो ऐसे में ये उनकी अपनी प्रेस्टीज है कि कैसे अपने बलबूते, अपने चेहरे पर वो इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को मजबूती के साथ जिता के ले आए और अपनी प्रतिष्ठा को फिर से वो बना करके रखें, जो अभी तक थी, और उस पर लोकसभा के चुनाव के बाद से सवाल उठने लगे थे। ये बीजेपी के लिए भी बड़ा एक चैलेंज होगा कि भाई कैसे बताया जाए लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि भाई लोकसभा का जो चुनाव था उसमें एक गलत नैरेटिव की वजह से उनको नुकसान हुआ था। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम तो गठबंधन का हिस्सा हैं। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि भाई 4 सीटें बची हुई हैं 10 में से, अभी उसमें से समाजवादी पार्टी उनको कुछ देगी भी या नहीं देगी, या 4 पर अपने ही प्रत्याशी उतारेगी, या 2 उनको देगी, 2 अपने पे लड़ेगी, या क्या होगा अभी तय नहीं है। लेकिन कांग्रेस की अपनी तैयारी 5 सीटों पर लोकसभा का ये विधानसभा का ये उपचुनाव जो होने जा रहा है उसकी तैयारी है। तो ऐसे में वहां भी कुछ आपसी रिश्ते अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं इस समय, और यहाँ भी निषाद पार्टी के साथ कुछ तालमेल की कमी हुई है, तो वहाँ भी रिश्तों में कुछ गर्माहट में कमी आई है। तो ऐसे में फिर चुनाव जो है वही इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए के बीच में सीधा मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। और पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला होते हुए दिख रहा है। अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी है। अब उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को अपनी ताकत दिखानी है, अपनी तैयारियों को वो परख रहे हैं लगातार। सीटों पर उन्होंने सारे प्रत्याशियों और जिताऊ प्रत्याशियों का चयन किया, पैनल बनाया, पार्टी आलाकमान हाईकमान से बात की है, और अब लगभग तय हो गया है, नाम बस उनका ऐलान होना बाकी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इन सीटों पर कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि उन कैंडिडेट से ही पता चलेगा कि पार्टी की सोच क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लगभग 10 में से 6 नए चेहरे होंगे, बिल्कुल नए चेहरे होंगे। ये अगर नए चेहरे होंगे तो बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर रही है, ये दिखेगा। दूसरी बात कि मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद जीत करके सांसद बने हैं, अयोध्या लोकसभा की एक सीट है वो, तो ऐसे में वहां पर भी फोकस रहेगा कि किसी दलित को उतारा जाए। मुस्लिम बाहुल इलाकों में क्या किसी मुस्लिम कैंडिडेट को भाजपा टिकट दे सकती है उपचुनाव में, ये भी एक
बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये चर्चाएं ऐसी हैं इस वक्त। तो उपचुनाव सवाल बन गया है प्रतिष्ठा का। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को साबित करना है, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और अखिलेश यादव को भी साबित करना है कि हमको लोकसभा के चुनाव में जो जीत मिली थी वो तुक्का नहीं थी, वो ब्लफ नहीं था कि बस हमको यूं ही मिल गई। उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उनको हार मिलती है या अपनी ही सीटें जो 5 थी उसमें से भी वो सीट गंवाते हैं, तो उन पर सवाल उठेगा कि यानी वो ब्लफ था जो आप जीते थे लोकसभा का चुनाव। तो ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। कैंडिडेट के नाम अब सामने आने वाले हैं धीरे धीरे करके। सपा ने 6 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है, 4 वो अभी उनकी तरफ से और आना है, और बीजेपी की तरफ से 10 और आना है, उनके सहयोगी की तरफ से 1 आना है। 10 सीटों पर मिलकर के लड़ रही है एनडीए। तो ये उपचुनाव आने वाले वक्त में नजीर बनने वाला है, प्रतिष्ठा का विषय बनने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में किसकी दाल गलेगी, किसका दावा मजबूत है, और कौन अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाएगा? कैसा लग रहा है आपको कि अखिलेश यादव की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, लगभग 2.5 साल पूरा हो चुका है, उसका कितना असर इन बाई इलेक्शंस पर आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइव।